मेरे पिताजी 1980 में पहला चुनाव आजम खान के खिलाफ लड़े थे। आपने कहा कि लोग डरते थे आजम खान के खिलाफ कुछ भी बोलने से, तो क्या आकाश सक्सेना को कभी वो डर नहीं लगा? ये ऐसा कुछ नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि डरेंगे तो वो लोग, जैसे वहां पर हजरत अली साहब के हाथ से लिखी हुई हिरन की खाल पर कुरान है, जो अपने आप में विश्व में कहीं दूसरी जगह नहीं है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम सपने में ही सोच सकते। चावल के दाने पर लिखी हुई कुरान है, 500 साल पुरानी हाथ से लिखी उर्दू में लिखी हुई महाभारत है। यही एक मॉडल है। इससे पहले जो रामपुर का जो मॉडल था वो एक अलग तरीके का था कि अब्दुल अगर उनके साथ रहता तो वो दरी भी बिछाता और फिर उसके बाद पोछा भी लगवाते उससे। मैंने आपसे कहा कि जिस तरीके का आज माहौल रामपुर में है, हम कम से कम ना उसको दरी बिछाने देंगे और ना उसको पोछा, तो बहुत दूर की बात है। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर प्रत निशान। ये बातचीत हम आपको समझाएंगे क्योंकि इसका एक संदर्भ है। संदर्भ ये है कि 1977 में आजम खान कांग्रेस के सन्नू खान से चुनाव हारते हैं और 80 में जीतकर विधायक बन जाते हैं। ठीक यही कहानी दिसंबर 2022 में दोहराई जाती है। मार्च में आजम खान बीजेपी के आकाश सक्सेना को 55,000 वोटों से हराते हैं और दिसंबर आते आते खेल पलट जाता है। आज हम बात करेंगे बीजेपी के विधायक आकाश सक्सेना से, जिन्होंने उन्हीं आजम खान का गढ़ ध्वस्त कर दिया है। स्वागत है आकाश जी आपका यूपी तक पर। हम बातचीत करेंगे कि कैसे आपने हराया, क्या रहा कहानी। लेकिन सबसे पहला सवाल कि रामपुर की जब हम बातचीत करते हैं तो एक सबके सामने पहला जो दृश्य आता है, परिदृश्य आता है कि मुस्लिम बाहुल्य है, सबसे ज्यादा मुस्लिम है वहां पर। उस बीच में एक बीजेपी का हिंदू विधायक जीत जाता है। लेकिन इतनी घनी आबादी में आपकी राजनीति में एंट्री कैसे होती है? देखिए, जो रामपुर की जो राजनीति है वो थोड़ा अलग तरीके की है। ये बात सही है कि कश्मीर के बाद अगर हम देखें तो वो रामपुर की नगर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसमें मुस्लिम बहुत बड़ी संख्या में है। लेकिन आज सबसे बड़ा जो भारतीय जनता पार्टी का जो कारण वहाँ रहा, वो आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को घर घर तक पहुँचाने का तो सरकार ने जो काम किया वो किया। लेकिन हमने चुनाव की शुरुआत से ही हमने वहाँ जाके संपर्क किया और उनको हमने ये बताया कि जिस तरीके की योजनाएं आपको जो दी गई हैं, और हम आगे भी ये प्रयास करेंगे कि और योजनाएं उनको हम दे सकें। हमने अपने चुनाव की शुरुआत उस तरीके से की थी और उस शुरुआत में हमें इतना अच्छा परिणाम मिला कि लोगों ने हर जाति, हर बंधन को छोड़कर, हर राजनीतिक चीज़ों को छोड़कर हमारे साथ आने को लोग तैयार हुए। लेकिन सर सवाल में था कि आपकी शुरुआत कैसे हुई इस राजनीति, रामपुर की राजनीति में आकाश सक्सेना ने कैसे एंट्री ली? देखिए, शुरू से ही मेरे पिताजी 1980 में पहला चुनाव आजम खान के खिलाफ लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी का जब गठन हुआ था तब पहला चुनाव वो लड़े थे। उसके बाद 89 से और 2007 तक लगातार वो स्वार विधानसभा से विधायक रहे, 4 बार वहाँ से विधायक रहे और आदरणीय कल्याण सिंह जी की सरकार में वो मंत्री भी रहे। तो शुरू से ही अपने दिमाग में समाज सेवा की जो बात थी वो लगातार वो वहीं से चल रही थी और तभी से ही जितने भी जो इनके जो कृत्य थे वो हम दिमाग में घूमते थे कि ये सब चीज़ बड़ी गलत हो रही है। फिर कुछ चीज़ें 2015 के बाद कुछ चीज़ें ऐसी आई क्योंकि रामपुर का जो माहौल था वो एकदम से बड़ा ख़राब होने लगा और वहाँ के जो इंडस्ट्रीज थे, बेसिकली जो लोग बाहर से आके बसे हुए थे, उन लोगों को बेवजह परेशान करना शुरू कर दिया गया। वहीं से शुरुआत हुई, उनके विरुद्ध वहाँ से हमने आवाज़ उठाई और उन्हीं की सरकार में हमने कई चीज़ें इस तरीके से जनता के सामने रखी कि वाकई लोगों ने माना कि हाँ गलत हो रहा है। वहीं से शुरुआत हुई। भारतीय जनता पार्टी की 17 में सरकार बनी और बनने के बाद लोगों ने जब ये देखा कि अब न्याय की उम्मीद है तो धीरे धीरे लोग सामने आते चले गए। जिनकी लोगों की ज़मीनों पर कब्जे हुए थे, जिनके घर तोड़े गए थे, जिनके साथ बहुत बदसलूकी हुई थी, हर आदमी ने धीरे धीरे आना शुरू किया। और आज स्थिति यह है कि कई जो मामले हैं वो बिल्कुल कोर्ट में निपटने को हैं, एक आध मामले में सज़ा भी हो चुकी है। तो यही इसी तरीके का पूरा राजनीतिक उसमें रहा। बिल्कुल। आकाश जी, हम राजनीति के सफर की बात कर रहे हैं लगातार, आगे आने वाली राजनीति पर भी हम बात करेंगे, यहाँ तक कैसे पहुंचे इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आकाश सक्सेना कौन है और उनकी अदावत आजम खान से कैसी हुई? वो क्या घटना थी जिसके बाद में आजम खान और आकाश सक्सेना आमने सामने आ गए? नहीं, देखिए, कोई स्पेसिफिकली कोई ऐसी घटना नहीं है। मैंने आपसे कहा कि जब समाज में
समाज के विरुद्ध काम किया जाता है तो किसी ना किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ती है। तो मैंने भी वही काम किया जब मैं लगातार देखता रहा, क्योंकि कोई और आवाज़ उठाने को तैयार नहीं था। रामपुर में जिस तरीके का माहौल था, लोग डरे हुए थे, और इस वजह से डरे हुए थे क्योंकि रामपुर तो केंद्र शासित जिला कहा जाता था। तो इस वजह से लोग अपनी दिक्कतें छोड़िए, अपनी कोई बात कहने से बहुत घबराते थे। लेकिन हमने उस समय ये बात सोचा कि भाई अगर जनता के लिए कुछ कर सकते हैं तो ये सही मौका है, और उसको देखते हुए वहीं से हमने शुरुआत की। जो आज सारी जो चीज़ें हैं वो सब आपके सामने है। लड़ाई सिर्फ यहाँ पर राजनीति की नहीं है, बल्कि कानूनी लड़ाई भी जो है आपने आजम खान के खिलाफ में यहाँ पर लड़ी है। कई सारे केसेस के, या फिर ये कहा जाए कि लगभग आधे से ज्यादा केसेस के आप ही वादी रहे हैं। तो कैसा वो सफर रहा, कैसे वो कानूनी लड़ाई जो है अभी तक जारी है? देखिए 2017 मैंने आपसे कहा कि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो लोगों ने धीरे धीरे सामने आना शुरू किया, और यही वजह रही कि हमने खुद जो शिकायतें की थी उन शिकायतों के आधार पर जांचें चली। 2, 3, 4 महीने, 6 महीने तक जांचें चली, और उसके बाद फिर मुकदमे दर्ज हुए। और जितने भी जो मुकदमे हैं, सबसे बड़ी बात इन मुकदमों में ये है कि हर मुकदमा अपने आप में पेपर एविडेंस के आधार पर है। कोई मुकदमा राजनीतिक मुकदमा नहीं है। राजनीतिक मुकदमा होता है कि मेरे से ऐसे कह दिया तो उसने मुकदमा दर्ज हो गया। हर मुकदमा पेपर एविडेंस के आधार पर है। और यह हम, जो हमारी रामपुर की कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, ये लोग वहाँ तक गए, लेकिन हर जगह ये कहा गया नहीं, जो चीज़ें चल रही है वो ठीक चल रही हैं। क्योंकि इन लोगों ने बहुत कोशिशें की कि हम किसी तरीके से इन सब चीज़ों पर रोक लगवा सकें, लेकिन जो सच्चाई जब सामने होती है तो फिर हर किसी को सच्चाई के सामने देखना पड़ता है। लेकिन पहला केस कब आपने आजम खान के खिलाफ दर्ज कराया? और तब तो सरकार भी रही होगी, कोई प्रतिक्रिया, कोई ऐसा फोन की भाई कोई मंत्री है जिस 8-7 बार के विधायक है, सांसद है, पूरा परिवार है, कोई फोन कॉल नहीं आया? पहला केस कब दर्ज कराया? इसमें एक सवाल मैं भी जोड़ लेती हूँ। आपने कहा कि लोग डरते थे आजम खान के खिलाफ कुछ भी बोलने से, तो क्या आकाश सक्सेना को कभी वो डर नहीं लगा? देखिए, हम उस परिवार से आते हैं जिस परिवार से डर जिसमें दूर दूर तक नहीं होता, तो इसलिए वो सब चीज़ें तो हम खुद बेकार की सोचते हैं। और जब समाज के लिए कोई काम करना होता है, कोई बड़ा काम करना होता है, तो हमेशा ये सब चीज़ें साइड में रखी जाती हैं और समाज के लिए आगे लड़ाई लड़ी जाती है। ये तो राजनीतिक जवाब हो गया। फोन कॉल्स आए कि नहीं आए? ये ऐसा कुछ नहीं। मैंने आपसे कहा ना कि डरेंगे तो वो लोग जो लोग झूठ का सहारा लेकर आज यहाँ तक हैं, तो हम तो डरने का कोई मतलब ही नहीं। कभी आमने सामने की मुलाकात हुई? तारीखों पर बातचीत हुई? तारीखों पर मुलाकात होती है। तारीखों पर तो जब मुकदमे वादी हैं और सामने वाला मुलजिम है तो तारीखों पर तो मुलाकात होती है। कुछ कहा नहीं? मैंने आपसे कहा ना कि डरेगा तो सामने वाला। अच्छा, आप आजम खान की छोड़िए, अपने पिता की बात कर रहे थे कि आपके पिता मंत्री रहे, तो क्या कहानी है आपके पिता की? वो कैसे आए राजनीति में? क्योंकि अगर आप देखिए रामपुर की राजनीति देखिए तो कांग्रेस के समय में नवाबों का परिवार दिखता है आपको, फिर आजम खान का दौर दिखता है, बीच में कहीं कोई जीत गया। तो आपके पिता ने ये राजनीति वहाँ पर कैसे की और उनकी एंट्री कैसे हुई रामपुर में? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, हमारे पिताजी उससे पहले से ही राजनीति में थे। जब गठन के बाद पहली बार वो भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री रहे। उसके बाद उन्होंने अपना पहला चुनाव 1980 में आजम खान के विरुद्ध ही लड़ा भारतीय जनता पार्टी से, और कुछ थोड़े से ही मतों से वो हार गए थे। उसके बाद दूसरा चुनाव सन 85 में हुआ, वो रामपुर से ही लड़े और वो चुनाव भी वो हार गए थे। उसके बाद सन 89 में पिताजी स्वार विधानसभा पड़ती है, वहाँ से चुनाव लड़े, और जहाँ से अब्दुल्ला आजम विधायक, जहाँ से 89 से पहला चुनाव लड़े, और लगातार वहाँ से वो 4 बार चुनाव लड़ते रहे, चारों बार चुनाव जीतते रहे। और जीतने के बाद कल्याण सिंह जी की सरकार में वो महत्वपूर्ण पदों पर वहाँ मंत्री रहे, आदरणीय राम प्रकाश गुप्ता जी की सरकार में, और दूसरी इसमें महत्वपूर्ण पदों पर रहे। तो आपके पिता मंत्री थे, बेटे के लिए भी संयोग बना, क्योंकि जीत के बाद बड़ी चर्चा है। देखिए, उस समय तो बहुत छोटे हुआ करते थे, 14-15 साल वो एज रहा थी, तो उससे हम अपने पिताजी से सब सीखते थे कि किस तरीके से वो समाज के लिए काम करते हैं। और हम शुरू से ही चूँकि स्वयंसेवक रहे हैं, तो हमें पता है कि किस तरीके की मर्यादा होती है, किस तरीके के सामाजिक काम, किस तरीके से लोगों की मदद की जाती है। हर चीज़ को बारीकी से सीखते थे, लेकिन साथ साथ ये भी देखते थे कि दिक्कतों को कैसे दूर किया जाता है। संयोग बन रहा है कि नहीं बन रहा है?
अब वो सब समय बताएगा। तो मतलब चर्चा तो है इस बात की, लेकिन आरोप भी तो लग सकता है ना, क्योंकि अगर आप ये आरोप लगाते हैं आजम खान परिवार के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी लोगों के ऊपर लगाती है कि परिवारवादी पार्टी है, तो आकाश सक्सेना के ऊपर क्यों ना लगे? क्योंकि उनके पिता मंत्री थे, अब वो विधायक हैं, कल हो सकता है मंत्री भी बन जाए। आकाश सक्सेना पे ये आरोप इसलिए नहीं लग सकता कि हमारे मैंने आपसे कहा ना, हम परिवार हमारा स्वयंसेवक रहा है शुरू से, और आज भी हम स्वयंसेवक ही हैं। पिताजी ने 2017 का चुनाव आजम खान के विरुद्ध लड़े थे। पार्टी ने उनको स्वार की बजाय रामपुर से चुनाव लड़ाया था, और जहां भारतीय जनता पार्टी को इस नगर विधानसभा से 10,000 के आसपास हमेशा वोट आते थे, तो पहली बार वहां भारतीय जनता पार्टी को 55,000 वहां से वोट मिले। उसके बाद 2022 में मुझे यहां से चुनाव लड़ाया गया, जिसमें मुझे 76,000 वोट मिले। तो देखिए, जब जिस तरीके का सिनेरियो आज जो रामपुर में है, तो उसमें कोई कम से कम कोई ये नहीं कह सकता कि ये परिवारवाद है। पिताजी ने खुद 2017 को उनका लास्ट चुनाव था, और उन्हें उसके बाद उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के अलावा वो अपने सारे जो अपने धार्मिक काम होते हैं, सामाजिक काम होते हैं, उसमें पूरी तरीके से उसमें लग गए। और वो हमेशा मुझे यही सिखाते रहे कि राजनीति में हमेशा समाज सेवा के रूप में लेना चाहिए, दूसरों की किस तरीके से मदद करना चाहिए उस तरीके से लेना चाहिए। बिल्कुल। पीएम मोदी के साथ में आपकी तस्वीरें बहुत वायरल हुई सोशल मीडिया पे, तमाम चर्चाएं हुई कि भाई विधायक बनते हैं बीजेपी के, और क्योंकि एक देखिए बड़ी जीत थी बीजेपी की, अगर हम रामपुर की बात करें, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है और उसमें बीजेपी जो है इतने भारी मतों से अगर जीतती है तो। लेकिन पीएम मोदी से जब आप मिले तो क्या आपकी बात हुई, क्या मुलाकात का क्या उद्देश्य था? देखिए, उनसे मैं आशीर्वाद लेने गया। चुनाव में जिस तरीके से मैंने आपसे पहले भी कहा, आदरणीय मोदी जी की और आदरणीय योगी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी वहां पर उसी योजनाओं के बल पर जीती। तो मैंने जब उनसे आशीर्वाद जब मैं लेने गया, तो मुझसे उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि रामपुर की जनता ने जिस तरीके का विश्वास जताया है, उसको इन 4.5 सालों में पूरी तरीके से बहुत जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने सबसे जो महत्वपूर्ण चर्चा थी वो रामपुर की रजा लाइब्रेरी को लेकर की। उनका मानना है कि रामपुर की जो रजा लाइब्रेरी है वो एशिया की 2nd बिगेस्ट लाइब्रेरी है। उनका सपना भी है कि इस लाइब्रेरी को और बेहतर बनाया जाए, और विश्व में इसका एक जो स्थान है वो इसको मिलना चाहिए। क्योंकि हमेशा आदरणीय योगी जी ने भी जब जब कभी कार्यक्रम कहा अपने रामपुर में रहे, तो उसमें उन्होंने हमेशा कहा जो हमारे रामपुर की ऐतिहासिक धरोहरें हैं उनका एक अलग स्थान होना चाहिए। और हम वही अब कार्य शुरू किया है। उसी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम भी जल्दी रामपुर आने वाली है और उसमें लगे हुए हैं। क्या है रजा लाइब्रेरी? कहानी गायब सी हो गई, जौहर यूनिवर्सिटी के सामने कुछ चर्चा नहीं हुआ। आप बताइए दर्शकों की आखिर उसके अंदर है क्या क्या वो चीज़ें जो देखने लायक है, और क्यों वो इतनी महत्वपूर्ण है कि सीधा पीएम मोदी आपसे कह रहे हैं कि उसको ठीक कर। बिल्कुल ठीक बात। देखिए, कुछ लोगों ने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए हमेशा उसको दबाने का काम किया और अपने नाम को उठाने का काम किया, जबकि वो ऐतिहासिक धरोहरें जिस तरीके की हैं, अगर आप एक बार, मैं तो कहता हूं उसको रामपुर रजा लाइब्रेरी की, उसका नाम रामपुर रजा लाइब्रेरी एंड म्यूजियम होना चाहिए। वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हैं, जैसे वहाँ पर हज़रत अली साहब के हाथ से लिखी हुई हिरन की खाल पर कुरान है, जो अपने आप में विश्व में कहीं दूसरी जगह नहीं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सपने में ही सोच सकते। चावल के दाने पर लिखी हुई कुरान है, 500 साल पुरानी हाथ से लिखी उर्दू में लिखी हुई महाभारत है, रामायण है, और जो विभिन्न भाषाएं हैं हमारे विश्व में, उसमें इतनी धरोहरें हैं कि हम अगर देखना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कई दिन लगेंगे देखने में। तो मुझे लगता है कि वाकई अब ये चीज़ पूरे देश के सामने आनी चाहिए और विश्व से लोगों को रामपुर की रजा लाइब्रेरी को देखने आना चाहिए। और इसका सिलसिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर शुरू हो चुका है। बहुत जल्द सांस्कृतिक विभाग की जो टीम है वो रामपुर आ रही है और वो आके फिर ये सब सर्वे करेगी, और मुझे लगता है वाकई अब रामपुर की रजा लाइब्रेरी विश्व पटल पर प्रथम स्थान पर होगी। पीएम मोदी कब आ रहे हैं? देखिए, वो भी अब मैंने आपसे कहा ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी लगती हैं। अब मुझे लग रहा है इसका सिलसिला शुरू हो चुका है और मुझे लगता है कि रामपुर को बहुत जल्द आशीर्वाद मिलेगा। 24 से पहले मिल जाएगा? बिल्कुल मिलना चाहिए।
अच्छा, अखिलेश यादव ने थोड़ी सी ऐसा जो है आरोप लग रहे थे कि दूरी बनाई चुनाव से, रामपुर के, खासकर रामपुर के चुनाव से, उस पर आप क्या कहेंगे? अब देखिए, ये उनका अपना परिवार का मामला है। हम तो अपने परिवार की बात जानते हैं, अब उनके परिवार की बात तो वही जानते नहीं, हैं। रामपुर में तो परिवार नहीं था सर, मतलब रामपुर से फिर ऐसा क्यों थोड़ी दूर दूर नजर आए? अब हम देखिए, अब मैंने आपसे कहा ना, ये उनके अपने परिवार का मामला है कि आना या जाना या वो, अब वो लोग खुद जाने। वोट परसेंट बहुत कम पड़ा सर रामपुर में, क्या नहीं, रीजन? ऐसा नहीं है। अभी रामपुर में लोकसभा का उपचुनाव निपट के चुका है। उस उपचुनाव में 31.5%, मतलब 31.5% पोल हुआ था। विधानसभा के चुनाव में 35% पोल हुआ है, तो पोलिंग तो बड़ा है, कम नहीं हुआ है। लेकिन आरोप तो दोनों में यही लगे ना कि समाजवादी पार्टी, आजम खान, अब्दुल्ला आजम ने ट्विटर पे से लेके तमाम जो प्रत्याशी आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, वो एक दिन पहले धरने पर बैठ गए थे कि आप लोगों ने पूरी सेटिंग कर रखी है, हमारे इलाके में वोट नहीं डालने दे रहे हैं, अपने इलाके से वोट डलवा रहे हैं, और ऐसे ही जीत गया आकाश सक्सेना। आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए, एक सवाल का। आजम खान अपने बूथ से क्यों हारते हैं? उनका कहना है आप वोट नहीं डालने देते। तो इतने बड़े राजनीतिक व्यक्ति, इतनी बड़ी शख्सियत, अपना बूथ कंट्रोल नहीं है? 400 लोगों का उनका खानदान है अपना, उनके सगे भाई भी वहाँ रहते हैं, उनकी सगी बहन भी वहाँ रहती हैं, और भी जाने कितने उनके खानदान के लोग हैं। ये सोचने की बात है। वहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीती है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये आपके हर सवाल का जवाब है ये। पर सर, इसके सामने तो तर्क ये है ना समाजवादी पार्टी और आजम खान की तरफ से कि जो प्रशासन है वो जीता है चुनाव, मतलब प्रशासन को बधाइयां दी गई हैं और कहा गया है कि लोगों को वोट नहीं डालने दिया मैंने गया। आपसे कहा कि लोकसभा के उपचुनाव में 31.5% पोल हुआ है। हमारे 35, आप सोचो 35% चुनाव में 3.5% वोट बढ़ा है। और जो बात वो कर रहे हैं कि कम डाले गए वोट, भाई हम तो कह रहे हैं वो हमारे वोट थे, अगर वो और पड़ते तो हम और ज्यादा वोटों से जीतते। ये वो ऐसे कैसे कह सकते हैं? और उपचुनाव में जिस तरीके का लोगों ने बाहर निकलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम दिया, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। अच्छा, आप जब आपको हार मिली 55,000 वोटों से, फिर आपको दोबारा टिकट मिल गया, आपके पिता भी ऐसा नहीं कि हर बार जीतते रहे, स्वार से जीतते रहे, लेकिन रामपुर में बीजेपी का खाता नहीं खुला। आपको क्या लगता है, लगातार हार के बाद कहीं चर्चा नहीं हुई बीजेपी के अंदर कि रामपुर में कैसे हो, और क्या तरीका आपने अपनाया वहाँ जीतने के लिए? आपने एक टर्म में दिया रामपुर मॉडल, क्या है वो टर्म? देखिए, हमने सिर्फ 2 काम किए। सबसे पहला काम है, जिस दिन चुनाव अनाउंस हुए थे उस दिन हमने सिर्फ सबसे पहला काम ये किया कि जितनी मोदी जी और योगी जी की कल्याणकारी योजनाएं थी, उन योजनाओं को जहां तक वो पहुंची थी उनके पहले घर जाने का काम किया, उनसे व्यक्तिगत रूप से उनसे मिले, और उनको योजनाओं के बारे में जो जिस तरीके का उन्होंने अपना योजनाओं में अपना सरकार से जो चीज़ें ली हैं उसके बारे में उनको याद दिलाया। सबसे बड़ा कारण वो। और दूसरा, हमारा रामपुर एक ज़माने में उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता था। हमारे रामपुर की में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ हुआ करती थी, और कानपुर के बाद उत्तर प्रदेश में रामपुर का द्वितीय स्थान आता था। रामपुर में रजा टेक्सटाइल हुआ करती थी, मोदी ज़ेरॉक्स हुआ करती थी, एक साइकिल हुआ करती थी, बहुत फेमस साइकिल थी, हंसा साइकिल, वो उसकी फैक्ट्री हुआ करती थी, और उसमें लगभग 50,000 से ज़्यादा युवा काम करता था। लेकिन इन राजनीतिक लोगों ने अपनी राजनीति को अलग तरीके से चमकाने के लिए उन उद्योगों को बंद कराना शुरू कर दिया, और युवाओं के हाथों से रोजगार को छीनकर उनके हाथों में रिक्शा देने का काम किया। हम इस नारे के साथ और इस वादे के साथ जनता के बीच गए थे कि हम चाहते हैं कि रामपुर हमारा किसी और के नाम से नहीं जाना जाए, हमारा रामपुर वापस उद्योग नगरी के नाम से जाना जाए। और इस नारे को लोगों ने बहुत पसंद किया, और हम चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि हम रामपुर को वापस अब उद्योग नगरी बनाने जा रहे हैं। पसमानदा वाली बात नहीं बताई आपने। देखिए, मैंने आपसे कहा कि रामपुर में हमें हर वर्ग ने, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबने एक तरफा वोट दिया, जिसमें सभी लोग आते हैं। पसमानदा समाज का हमारे यहाँ सम्मेलन, बड़ा सम्मेलन हुआ, पूरे समाज ने एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, और भी जितने जो मुस्लिम जो जातियां हैं
सबने भारतीय जनता पार्टी का लेकिन साथ दिया। कैसे, यही अगर आप देखिए रिपोर्ट देखिए तो 2022 के चुनाव में करीबन 90% से ऊपर मुस्लिम समाजवादी पार्टी गठबंधन को वोट करते हैं। वही मुसलमान रामपुर में आकाश सक्सेना को क्यों वोट करते हैं? बीजेपी के पास वो कौन सी जादू की छड़ी नहीं है जो आकाश सक्सेना के पास है, जो घुमा के वो वोट बटोर ले रहे हैं? नहीं देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मैंने दोनों सरकारों की योजनाओं को सिर्फ उनको याद दिलाने का काम किया इस चुनाव में, वो एक बहुत बड़ा कारण रहा। और उसके अलावा अब चुनाव जीतने के बाद हम पूरी तरीके से अभी इस काम में लग गए हैं कि जो लोग वंचित रह गए हैं उनको उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार इनकी योजनाओं को कैसे हम लोगों के घर पर उनकी कुंडियां खटखटा कर उनके घर तक पहुंचाएं, इस काम में लग गए। और हम 2024 से पहले पहले हम हर नगर विधानसभा का जो लोग हैं वहां तक वो योजनाएं पहुंचाने का काम करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आकाश जी, रामपुर मॉडल का आप लगातार जिक्र करते हैं, वो रामपुर मॉडल क्या है? और उस ही रामपुर मॉडल के जरिए ही क्या जो बाकी सीट्स है लोकसभा चुनाव में भी क्या बीजेपी अब उसी रामपुर मॉडल को जो है अपनाएगी? ये देखिए, रामपुर मॉडल की बात हम जिस तरीके से करते हैं, हम बात करते हैं औद्योगिक रामपुर की, हम बात करते हैं कि रोजगार की, हम बात करते हैं कारोबार की। यही एक मॉडल है। इससे पहले जो रामपुर का जो मॉडल था वो एक अलग तरीके का था, वहाँ सिर्फ राजनीति के अलावा कुछ नहीं होता था। हमने इस चीज़ को चेंज करने की कोशिश की और इसके लिए हमारे हिंदू और मुसलमान दोनों युवा सब हमारे साथ आए। आज आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो मुस्लिम युवा है वो हमारे साथ हैं। उसकी वजह है उनको अपना भविष्य बहुत उज्जवल दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ आने में। और हमारा विश्वास है कि हम रामपुर में हिंदू और मुसलमान का एक ऐसा एक संगम जो हमारे यहाँ बना है उसके पूरे देश में ऐसी मिसाल पैदा होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। आप बात कर रहे हैं हिंदू और मुस्लिम एक साथ आए, युवा एक साथ आए, सानू भी आपके साथ आए। उनका एक बयान बहुत चर्चित रहा कि अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा। आजम खान ने कहा कि अब्दुल अब पोछा लगाएगा। सानू ने कहा कि अब हम आकाश भैया के साथ आ गए, अब बीजेपी में कुर्सी पर बैठेगा। सानू ने तो ये कह दिया। आपके यहाँ से एक बड़े सांसद थे, मंत्री भी थे, अब मंत्री नहीं रहे। केंद्र सरकार में कोई मंत्री नहीं है मुस्लिम आपके पास। योगी सरकार में सिर्फ एक मुस्लिम है। तो कब बैठेगा ये अब्दुल, कब कुर्सी पर बैठेगा? देखिए, मैं अगर अपने रामपुर की बात करूं तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि सामने वालों ने अपनी मंशा बता दी कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, पोछा लगाएगा। इसका मतलब उनके दिमाग में था कि अब्दुल अगर उनके साथ रहता तो वो दरी भी बिछाता और फिर उसके बाद पोछा भी लगवाते उससे। लेकिन मैंने आपसे कहा कि जिस तरीके का आज माहौल रामपुर में है, हम कम से कम ना उसको दरी बिछाने देंगे और ना उसको पोछा, तो बहुत दूर की बात है। हमारे साथ रहेगा अब्दुल, हमारे साथ रहेगा। अब्दुल की मंशा है वो कुर्सी पे बैठे ना, क्यों नहीं बैठ रहा? मैंने आपसे कहा ना, हमारे साथ रहेगा अब्दुल, हमारे दिल में बसा हुआ, हमारे दिल में बसा रहेगा। कुर्सी मिलेगी नहीं मिलेगी? बिल्कुल। देखिए, अब तो ये आपको चुनाव में दिखेगा, जिस तरीके से नगर पालिका के जो चुनाव होने वाले हैं, आप उसमें ये चीज़ देखिएगा और फिर आप मुझसे उस चुनाव के बाद ये सवाल जरूर कीजिएगा। तो मैं आपको सवाल का जो जवाब मैं देखूंगा कि कितने अब्दुल जीत कर आए, हम आपको ये दिखाएंगे। मतलब बीजेपी से अब अब्दुल जीतने वाले हैं? बिल्कुल जीतेंगे, जब चुनाव लड़ेंगे तो बिल्कुल जीतेंगे। बिल्कुल। आकाश जी, नगर चुनाव का आपने यहाँ पर जिक्र करा, तो मुझे लगता है पहली बार ऐसा है जब मुस्लिम कैंडिडेट्स को बीजेपी जो है टिकट देने वाली है अभी। तो क्या ये रामपुर में जिस तरीके से जीत हुई है वही फॉर्मूला अपनाते हुए और इसी वजह से ये फैसला यहाँ पर लिया गया है, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। नगर निकाय चुनाव पिछले 5 साल, अब देखिए उसके बाद हो रहे हैं चुनाव, तो इस 5 साल में राजनीति का बहुत कुछ चेंज हुआ है, सिनेरियो चेंज हुआ है। और जिस तरीके से लोगों ने साथ आना शुरू किया है तो बिल्कुल टिकट तो दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये फॉर्मूला अगर मान लीजिए काम आता है तो 24 के लोकसभा चुनाव में भी अपनाया जाएगा? अब देखिए, आप काम आएगा नहीं, काम रामपुर का जो परिणाम आप देख चुके हैं। हर रामपुर का ही नहीं, आज देश का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के लिए तैयार खड़ा है। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, आज जिस तरीके की योजनाएं हैं उसको देखकर, चाहे वो रामपुर का मुसलमान हो या देश का मुसलमान हो, वो चाहता है कि हम सारे जाति बंधन को तोड़कर, हर राजनीतिक चीज़ों को छोड़कर हम ऐसे सरकार के साथ जाएं जो कम से कम गरीबों का भला सोचती है, गरीबों के बारे में कुछ सोचती है, गरीबों के बच्चों के बारे में सोचती है। और ये आप देखना, इस चीज़ का जो परिणाम है वो अभी 2024 में भी आपको दिखेगा और जो चुनाव आने वाले हैं नगर निकाय के, उसमें भी आपको दिखेगा। तो यानी इन शॉर्ट 2024 में बीजेपी जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट देगी? अब ये पार्टी का निर्णय है, लेकिन मैं तो आपको अपनी बात बता रहा हूँ कि जिस तरीके से रामपुर का जो परिणाम है वो सब पक्ष में है। तो आकाश जी, 2024 की बात हुई, मुस्लिमों की बात हो रही है। नवाब खानदान रामपुर का बड़ा फेमस है, चाहे वो छोटे नवाब हो जिन्होंने स्वार्थ से चुनाव लड़ा,
अपना दल से उनको चुनाव लड़ाया गया, हमजा मियां को, और अपना दल बीजेपी की सहयोगी है। बीजेपी भले ही ना हो, लेकिन एक तरीके से माना गया कि बीजेपी के कहने पर अपना दल ने रामपुर से स्वार से हमजा मियां को टिकट दिया। इस चुनाव में बड़े मियां ने आपको जो नवाब हैं उन्होंने आपको समर्थन किया। क्या दोस्ती है नवाब और आकाश सक्सेना? क्योंकि नवाबों से तो बड़ी, नवाब तो कांग्रेसी थे और बीजेपी और कांग्रेस की हमेशा से अदावत रही है, ये भाजपाई नवाब कैसे हो गए? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि रामपुर की राजनीति बहुत अलग तरीके की है। रामपुर में जुल्म के खिलाफ हर राजनीतिक पार्टी है, और इस चुनाव में आपको ये देखने को मिला कि जिस तरीके से सामने वालों के जुल्म जनता के ऊपर थे, उस तरीके से हर राजनीतिक दल ने हमारे साथ आने का काम किया, जिसमें नवाब साहब ने पहल की। इसमें उनको उनकी पार्टी से भी निकाला गया, लेकिन उन्होंने रामपुर की भलाई के लिए, और उन्होंने ये, उनके दिल में ये बात थी कि भाई रामपुर से एक जुल्म जो शुरुआत हुई थी उसका अंत होना चाहिए। और ऐसे ही उनके साथ बहुत सारे लोग जो विभिन्न पार्टियों में थे, उन्होंने रहकर हमारा भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया। तो मैंने कहा कि हर राजनीतिक दल ने हर जाति और बंधन को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये आपकी अपनी दोस्ती है? देखिए, मैंने आपसे कहा हमारी तो किसी से दुश्मनी ही नहीं है। आजम खान से? अब देखिए, वो दुश्मनी अलग चीज़ होती है, वो तो एक कानूनी लड़ाई है। अन्याय के विरुद्ध लड़ाई जो पहले जारी थी वो और मजबूती के साथ जारी रहेगी, और जो भी अन्याय करेगा, वो ऐसा नहीं है कि अगर जो अन्याय करेगा वो सभी के विरुद्ध जारी रहेगी। हालांकि आजम खान जो आरोप लगाते हैं कि उन्होंने रामपुर को आज़ादी दिलाई नवाबों के चंगुलों से, अब आप कहते हैं कि आपने आजम खान के जुल्म से रामपुर को आज़ाद कराया। कौन जुल्म कर रहा था? नवाब कर रहे थे कि आजम खान कर रहे थे? ये सवाल रामपुर की जनता से पूछना चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने रामपुर की जनता पर जुल्म ही नहीं किए, जुल्म तो बहुत छोटा वर्ड है, बहुत छोटा शब्द है। अगर आप रामपुर आज जाकर देखेंगे तो रामपुर में जिस तरीके से मुसलमानों के साथ जो सलूक हुआ है, चाहे वो उनके घर तोड़ने से लेकर और उनके हाथ पैर तोड़ने तक, वो जो सफ़र है वो जाकर आप वहाँ रामपुर के लोगों से पूछिए। इसके अलावा रामपुर में शिक्षा का के नाम पर शिक्षा का व्यवसायीकरण किया। ये हम नहीं कह रहे, ये अदालत ने कहा। अभी हाई कोर्ट के एक फैसले में बहुत अच्छा ऑर्डर कोर्ट का था, उसे बड़ा साफ साफ कहा गया कि हाँ, इन्होंने शिक्षा के नाम पर इसका व्यवसायीकरण किया। तो चीज़ें इस तरीके की हैं, हमेशा उसको राजनीतिक रूप से उसको अपने इस्तेमाल मिल जाए। उनके जुल्म की इंतहा इस तरीके से थी कि रामपुर का जो मुसलमान था इस कदर उनसे परेशान था कि बहुत सारी चीज़ों में, अगर आप छोटी छोटी चीज़ें अगर देखेंगे, उनके घरों के आगे दीवारें लगा दी गई, उनके घरों के आगे जिनके घर हर तरीके से इस तरीके से परेशान करना कि अपनी वो ज़मीन उनके नाम कर दे। जहाँ कहीं नहीं चला तो उसके घर के ऊपर से पुल ही बना दिया। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि अगर मैं आपको बताने बैठूंगा तो शाम हो जाएगी। लेकिन हाँ, जिस तरीके का जुल्म था, उस जुल्म के खिलाफ हर राजनीतिक दल ने वहाँ हमें सपोर्ट किया, हर जाति हर धर्म के लोगों ने सपोर्ट किया, और आज इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव जीती है। आजम खान का सरकारी बंगला आपको मिला है सर, क्या कहेंगे? देखिए, वो एक प्रक्रिया होती है चुनाव उपचुनाव में, जो कोई जीतता है या कोई हारता है तो उसको ऐसे ही शायद एक्सचेंज किया जाता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि अब घर भी छीन लिया आजम खान का। मैंने आपसे कहा ना कि छीना तो उनका वोट देने का अधिकार भी था, तो क्या वो हमने छीना? वो भाई जो नियम होता है, सरकारी नियम होता है, वो अपना काम किया जाता है, इसलिए वो तो सब छोटी चीज़ें हैं। अच्छा, कुछ किताबें भी निकली बाहर, बड़ी चर्चा हुई कि आजम खान ने दबा रखी थी। क्या है उन किताबों की कहानी, और कौन सी किताबें बाहर आई, और क्यों आजम खान जब उनसे सवाल पूछे तो कहते हैं मैं तो किताब चोर हूँ, आप लोगों ने मुझे किताब चोर बना दिया, बकरी चोर बना दिया। ये बकरी चोरी, किताब चोरी की क्या कहानी है? क्या आकाश सक्सेना ने ऐसे केसेस किए हैं कि उनके ऊपर ये आरोप लगे कि उन्होंने बकरियां चुरा ली, किताबें चुरा ली? उन्होंने कभी इस इंसिडेंस के बाद जो ये किताबें निकली हैं, मेरे ख्याल से शायद एक बार स्टेटमेंट नहीं दिया होगा कि मैं किताब चोर हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। ये सब पहले के बयान हैं उनके, और जिस तरीके से पूरी मीडिया के सामने, हर किसी के सामने, दीवारों के पीछे कुरान शरीफ का निकलना,
हमारे धर्म में रामायण और महाभारत को बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है। उसी तरीके से मुस्लिम धर्म में सबसे ऊपर जो दर्जा दिया गया है वो कुरान शरीफ का दिया गया है। और एक ऐसी कुरान शरीफ जो हज़ारों साल पुरानी थी और हाथ से लिखी हुई, जो शायद दुनिया में शायद 2 किताबें हैं, 2 अगर हम देखेंगे तो सिर्फ 2 ही कुरान शरीफ हैं। इन्होंने एक मदरसा आलिया, वहाँ पर एक जो जगह है, वहाँ से उठाकर उसको अपने यूनिवर्सिटी की शान बनाना चाहा, और जब शान नहीं बना पाए तो उसको दीवारों में चुनवा दिया। जब मीडिया के सामने वो चीज़ें निकली और इस बेकदरी से निकली, तो लोगों ने हमें चुनाव में भी इस बात को बोला, और इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ा कि जिस तरीके से धर्म को भी सामने वाला कुछ नहीं समझता, तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो व्यक्ति किस तरीके का व्यक्ति है। फर्नीचर भी निकला सर? अब बहुत सारी चीज़ें, उसमें कोई एक चीज़ नहीं है, बहुत चीज़ें निकली हैं। तो ये तो सब उनके पुराने जो कृत्य हैं वो जनता के सामने आ रहे हैं, और पता नहीं अभी कैसी चीज़ें होंगी। जो बकरी चोरी का क्या मामला है? देखिए, उस मामले को बड़े गलत तरीके से मीडिया के सामने रखा गया। अगर मैं आपको उसको डिटेल में अगर बताऊं कि हमारा रामपुर में नवाबों ने 40 परिवार हुआ करते थे, यतीम खाने की जगह उनको अलॉट की हुई थी अपने टाइम में। ये वहाँ अपना स्कूल बनाते हैं, और स्कूल बनाने के लिए उस जगह को खाली करवाते हैं। रात के अंधेरे में लगभग 3 बजे के आसपास उनके घरों को खाली कराया जाता है, और वो घर इस तरीके के थे कि जब से नवाबों ने उनको अलॉट किया था तब से अपने घरों पर छप्पर डालकर रह रहे थे, और उनकी जीविका इस तरीके की थी कि कोई अपनी गाय का दूध बेचकर अपनी जीविका चलाता था, कोई अपनी भैंस का दूध चलाता था, और जो बहुत गरीब होता है वो बकरी पालता है। बकरी का दूध बेचकर जो व्यक्ति अपनी जीविका चलाता है, तो बकरी उसकी जीविका हुई। रात के अंधेरे में जब उनके घरों को तहस नहस कर दिया गया, उनके जानवरों को भगा दिया गया, उनके जो घर के सामान था उसको सड़कों पर फेंक दिया गया, तो लोगों ने फिर एफआईआर जिस तरीके से कराई, तो जिसकी जो जीविका है उसी की तो आदमी एफआईआर कराएगा। तो इस चीज़ को बहुत गलत तरीके से पेश किया गया मीडिया के सामने, जबकि अगर देखा जाए तो ये उनकी एफआईआर का मजाक उड़ाया जा रहा है कि हम बकरी चोर, और हम, बिल्कुल गलत बात है ये। आप सोच के देखिए, उनकी जीविका है ये, और जिसकी आप जीविका छीन रहे हैं तो आप उसको इस तरीके से बोलेंगे। और उन लोगों ने ये बयान दिए हैं कि वो ये सामने गाड़ी में बैठे हुए थे, और इनकी पुलिस ने हमारे साथ इतनी बदतमीजी की। तो हम तो अगर कहते हैं कि अगर देखा जाए तो मुकदमों में सबसे महत्वपूर्ण मुकदमे ये हैं, तो इस चीज़ को बड़े गलत तरीके से पेश किया गया। मुझे लगता है अब आने वाले चुनाव की एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि सभी का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और हर चीज़ जो भी होती है उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश बहुत खास है। अगर हम पूरे देश की बात करें, 80 लोकसभा की सीटें हैं और बहुत बड़ा राज्य है, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होने वाला है आपके मुताबिक? देखिए, 2024 में उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक विजय होने जा रही है, और इस बार का जो परिणाम आने वाला है, अभी तक ऐसे परिणाम किसी ने नहीं देखे होंगे। क्योंकि जिस तरीके से आदरणीय योगी जी की सरकार 6 साल से गरीबों की मदद के लिए घर घर जाकर योजनाओं को जिस तरीके से देने का ही काम नहीं कर रही, उस पर अमल करवाने का भी काम कर रही है। लोगों के अंदर जिस तरीके का आज योगी सरकार के प्रति प्रेम है, उसका परिणाम आप 2024 के चुनावों में देखेंगे। 2024 का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए अब तक के सारे परिणामों से बहुत बेहतर होने वाला है। एक सवाल 2024 की हो रही है। बीजेपी, अभी बीएल संतोष आए थे, मीटिंग हुई। बीजेपी ने एक लिस्ट बनाई है जो बताया जा रहा है कि कमजोर सीटों की, उसमें जीती हुई अगर सीटों की बात की जाए तो आजमगढ़ और रामपुर का भी नाम है। ऐसा क्या है कि अभी तक विश्वास नहीं हो पा रहा है कि हम फिर से रामपुर जीत लेंगे? कमजोर सीट है, उस पर तैयारी की ज़रूरत है। नहीं, देखिए, पार्टी की जो चीज़ें हैं वो मैं अपने स्तर पे मुझे नहीं पता होता, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपसे कहा कि रामपुर के अलावा, और रामपुर को अगर आप बहुत बारीकी से अगर देखें, यहाँ के परिणाम को अगर आप देखें, तो आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का इस बार 2024 का परिणाम क्या होने वाला है। मैनपुरी और खतौली भी तो है। मैं आपसे कह तो रहा हूँ, ये आप देखिएगा, आप अभी चुनाव देखिएगा तो आपको खुद सभी समझ में आएगा। 2024 में ऐतिहासिक परिणाम होंगे और पूरा देश देखेगा उत्तर प्रदेश को। तो आकाश सक्सेना जी का ये मानना है कि 2024 में परिणाम बदलने वाला है। बड़े तसल्ली बख्श हमने बातचीत की, ये जानने की कोशिश की कि आकाश सक्सेना कौन है, साथ ही साथ
क्या है उनका वो तरीका जिस तरीके से उन्होंने आजम खान को मात दी, और 2024 में क्या है उनकी तैयारियां। आप आकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यूपी तक से बातचीत की। हमारी सहयोगी शिवानी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे हम लगातार ऐसे ही गेस्ट्स के साथ मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। तब तक देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।